फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेक्शन के साथ जीवन और जीवन में शिक्षक और विद्यार्थी संबंध को मजबूत बनाने का उपक्रम है। एक ऐसा रचनात्मक उपक्रम जो कि शिक्षक की जो भूमिका है वैश्वीकरण के दौर में जो आज धीरे धीरे बदलकर कुरियर बॉय में तब्दील होती जा रही है। केवल शिक्षक सूचनाओं को छात्र तक पहुंचाने का एक माध्यम बनता जा रहा है, तो कैसे ये बड़ी चिंता का विषय है कि शिक्षक कैसे सचेतन रूप में विद्यार्थियों के साथ उनके मानसिक जीवन स्तर पर उतरे और उतर कर उनके व्यक्तित्व को सर्वांगीण रूप से बदलने का प्रयास करे। योग उन उन रचनात्मक उपक्रमों में से एक बड़ा उपक्रम हो सकता है। आज के इस फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम में हमारे बीच सारस्वत वक्ता के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक भारती सर। आप डायरेक्टर हैं आरोग्य मंदिर प्राकृतिक चिकित्सा योग केंद्र चौबे कॉलोनी रायपुर में आप अपनी सेवाएं देते हैं और योग के माध्यम से समाज को सत्य, शिव और सुंदर की ओर ले जाने के लिए आप लगातार अग्रसर है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे महाविद्यालय के प्रमुख आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर अमिताभ बनर्जी सर। हम आप सबका आपका और हमारे मुख्य वक्ता महोदय का आज के इस एफडीपी प्रोग्राम के 5वें दिन के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि एक बार तालियों के अभिनंदन से आप स्वागत कीजिएगा और अनुरोध करूंगा प्राचार्य महोदय सर से कि हमारे मुख्य वक्ता महोदय का अभिनंदन करेंगे। ये सुखद संयोग है कि आज 5वें दिन हम आज का जो विषय है वो योग और ध्यान है और इस महाविद्यालय का जो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा महाविद्यालय है जिसकी अपनी गौरवशाली परंपरा है और इस महाविद्यालय का आदर्श वाक्य ही है योगः कर्मसु कौशलम। और एक और सुखद संयोग योग है कि आज 21 जून है, विश्व योग दिवस भी है और योग के जो व्यवहारिक स्तरों से अपने जीवन को समर्पित किए जो वक्ता हैं डॉक्टर विवेक भारती जी भी आज हमारे बीच मौजूद है। ऐसा संयोग बहुत कम हो पाता है जो संयोग यहाँ हो रहा है। भारत एक ऐसा देश जिस देश में युद्ध के मैदान पे ज्ञान कला की जो सर्वश्रेष्ठ बातचीत हुई, जो टॉक हुआ, वो था भगवत गीता। और भगवत गीता से ही योगः कर्मसु कौशलम का जो आदर्श वाक्य है उसको हमारे महाविद्यालय के द्वारा लिया गया है। पार्थ अर्जुन का नाम है और पार्थ सारथी श्री कृष्ण को कहा जाता है। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण जी मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां से मैं स्वयं को देख सकूं और सब मुझे देख सके। और उस स्थान पर ले जाने की जो जिज्ञासा है वो केवल भौतिक जिज्ञासा नहीं अपितु मानसिक स्तरों की उस विकास यात्रा का सर्वोच्च सोपान है जो हमें स्वयं को देखने के लिए विवश करती है। योग जो है स्वयं को देखने का स्वानुभूति की प्रक्रिया से रचनात्मक स्तरों से गुजरने का नाम होता है। योगः कर्मसु कौशलम का जो आदर्श वाक्य है वो ये हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य में हम कैसे कुशलता पूर्वक उसे संपादित करें। किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित करना ही योग है। योग को दूसरे स्तर पर हम जीवन में संतुलन का वैभव भी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा संतुलन का वैभव होगा वो व्यक्ति उतना ही जीवन में अपने जीवन को सफलता की भूमि से ऊपर उठाकर सार्थकता की जीवन यात्रा की ओर ले जाएगा। वैश्वीकरण के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हमारे शरीर से आगे हमारी आत्मा तक में बाजार का प्रवेश हो चुका है और प्रत्येक डिसीजन हमारे निजी जीवन का भी डिसीजन बाजार ले रहा है। उस दौर में हम अपने आत्म को कैसे संयमित रखें,
इन्हीं सारी चीजों पर आज चर्चा होगी। बड़े आदर के साथ मैं डॉक्टर विवेक भारती सर जी के रचनात्मक व्यक्तित्व के परिचय देने के लिए डॉक्टर वर्षा चंद्राकर मैम को आमंत्रित करता हूँ। Thank you, sir. A very good afternoon to everyone. It's my honor to introduce our esteemed speaker for the day, respected Dr. Vivek Bharti, sir, who is expert in naturopathy as a chief medical officer at Arogya Mandir Nature Cure Hospital in Raipur. Sir has a bachelor's degree in naturopathy and yogic science from Rajiv Gandhi University, Bangalore, and also has a dual master's degrees, one in philosophy yoga and another in English from Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur. Additionally, he holds a diploma in aerobics. Sir was also associated as an assistant professor at the Chhattisgarh Institute of Medical Science as well as Sri Mahavir College of Naturopathy and Yogic Science. He is a certified Zumba instructor, a trained Reiki practitioner, and contributed significantly to naturopathy research at Jindal University of Naturopathy, Bangalore. Dr. Bharti's achievements are equally commendable. He was awarded the gold medal in National Aerobic Championship in Pune and has been appointed as an national coach and judge by the Indian Aerobic Association Indore. He has coordinated numerous national level naturopathy camps under reputed organizations such as National Institute of Naturopathy NI in Pune and Central Council for Research in Yoga and Naturopathy New Delhi. Sir is a regular speaker and trainer at national and international conferences and a registered practitioner with the Chhattisgarh Ayush Board. His deep expertise in holistic health, fitness, and natural healing make them the perfect resource person for today's session. Sir, we are truly privileged to have you with us today. Let us all extend a warm welcome to Dr. Vivek Bharti, sir, and look forward to gaining insightful knowledge and guidance. Welcome, sir. आदरणीय प्राचार्य महोदय सर, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और बहुत ही हर्ष की बात है कि हम 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस उत्सव में एकत्रित हुए हैं, योग और ध्यान के इस व्याख्यान एवं अभ्यास के लिए। कुछ अभ्यास सत्र भी होंगे जो कि वर्तमान में हो सकते हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आधार जो है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। इसका अर्थ है कि हर किसी को स्वस्थ रहने का पूर्ण अधिकार है और इस पृथ्वी पर समस्त जन स्वस्थ हो जाएं, इसके लिए योग को वैश्विक रूप से अपनाने की यहाँ पर अपील की गई है। कहते हैं कि जन्मदिन मनाया जाता है तो हम अपने मूल्य को बढ़ा हुआ अनुभव करते हैं। उसी कड़ी में जब हम योग दिवस मना रहे हैं तो योग की महत्ता को जानने और समझने का एक सही समय है। योग एक दृष्टिकोण में सिर्फ आसनों का अभ्यास दिखता है, एक दृष्टिकोण में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए दिखाई देता है और एक दृष्टिकोण में ध्यान का अभ्यास योग के रूप में दिखाई देता है। पर आज हम ये जानेंगे कि योग कैसे सर्वांगीण विकास करता है, योग का मूल आधार क्या है,
क्या योग सिर्फ आसन, प्राणायाम और ध्यान है या उससे आगे और कुछ? मेरे शब्दों में कहूं तो मैं योग को एक जीवन शैली मानता हूं। साथ साथ जो पहला सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया, जब उन्होंने अपनी किताब लिखी, 196 श्लोक की किताब पतंजलि योग सूत्र के रूप में है, उसमें पहला श्लोक जो लिखा गया, उन्होंने कहा कि अतः योग अनुशासनम, अर्थात अब हमारे जीवन में योग रूपी अनुशासन की शुरुआत होती है। मैं विगत 30 सालों से योग के क्षेत्र में हूं और मुझे लगता है कि योग रूपी अनुशासन को ही सीखने में मैं अपना समस्त समय लगाने का प्रयास करता हूं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा सब सामंजस्य में कार्य करे, तो उसी के लिए योग। क्या है योग? तो योग के अनुसार हमारा शरीर पंच कोशों से बना हुआ है। पंचकोश क्या है? ये पंचकोश, तो पहला कोश जो है वो है अन्नमय कोश, अर्थात ये शरीर जो हमें दिखाई देता है और जिसे भोजन के रूप में हम अन्न देते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, जहां पर प्राण वायु का संचार होता है, हम उसका भी अनुभव करेंगे। प्राण कैसा होता है, कैसा फील कर पाए हम उसे, जीवांत उसका अनुभव करना है। तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश अर्थात हमारा मन। मन क्या है? मन विचारों का समूह है, बंडल ऑफ थॉट्स। चौथा है विज्ञानमय कोश, अर्थात हमारी बुद्धि। बुद्धि का कार्य है सही और गलत का विश्लेषण, और फिर हम जो भी निर्णय लेते हैं उस आधार पर हमें या तो आनंद की अनुभूति होती है या दुख की अनुभूति होती है। बुद्धि ने जो निर्णय लिया उसी आधार पर अगला कार्य। तो पांचवा जो कोश है वो है आनंदमय कोश, अर्थात हैप्पीनेस, प्रसन्नता, आनंद। और इस पांचवें कोश के अंदर में है हमारी आत्मा। तो योग कैसे कार्य कर रहा है? तो योग कहता है कि जितने भी षट कर्म हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, आसन है, सूर्य नमस्कार है, ये सभी अन्नमय कोश पर कार्य करते हैं। प्राणायाम प्राणमय कोश पर कार्य करता है, और ध्यान या फिर विश्राम की अवस्थाएं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये हमारे मनोमय कोश पे काम करती हैं। और जब ये तीनों समन्वित हो जाएं तो बुद्धि अपने आप सही निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाती है। इट टेक्स द राइट डिसीजंस। और हमारा जीवन कहीं ना कहीं एक तरह का कलेक्शन ऑफ गुड एंड बैड चीजों का कलेक्शन है। ऐसी वो सारी चीजें जिसने मेरी आत्मा को आनंद की अनुभूति दी, ऐसी वो सारी चीजें जिससे मैंने दुख का अनुभव किया। तो लाइफ इज सम टोटल ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स एंड द मोमेंट्स विच वी डोंट वांट टू रिमेंबर टू। तो आज जब ये पंच कोशों से बना हुआ ये शरीर हमारे सामने है, तो हम इस पर कैसे कार्य करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं हम शरीर के ऊपर। हम सभी शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये हमारी सबसे प्रारंभिक आवश्यकता है। और हेल्थ एक एसेट है, बीमारी एक पूर्ण लायबिलिटी है। एक बीमार घर में अगर कोई हो तो उस व्यक्ति के कारण ना जाने कितने लोगों पर प्रभाव पड़ता है। तो अब स्वास्थ्य चाहिए शारीरिक स्तर पर, तो उसमें तीन बातों का प्रमुख योगदान है। पहला, अच्छा भोजन। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम, वो किसी भी फॉर्म में जो आपको पसंद है कर सकते हैं। और तीसरा है अच्छा विश्राम, अर्थात अच्छी नींद। जब ये तीनों का सामंजस्य हो, तो हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है।
तो अब अगर शारीरिक स्तर पे हम भोजन की बात करें, तो भोजन को समझने के लिए हमें 3 अलग अलग सिस्टम को समझना पड़ेगा। पहला सिस्टम है जो कि प्रकृति का सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है जो कि मॉडर्न न्यूट्रिशन के द्वारा बताया गया है। और तीसरा सिस्टम है जो कि कुछ धर्म विशेष में बताया गया और धर्म विशेष उसका पालन करते रहे। तो पहला क्या है, सबसे पहले हम नीचे से ऊपर चलते हैं। पहला है धर्म विशेष। आपने सुना होगा जैन धर्म में 2 बार भोजन करने के लिए कहा गया है, सुबह 10-11 बजे और शाम को 5-6 या सूर्यास्त के पहले। ये नियम है। ये ईटिंग का पहला कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में 2 बार से ज्यादा खाने की बात कही ही नहीं गई। और उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि हमारा शरीर मॉर्निंग के 12 घंटे में 6 से 6 हमारे शरीर में कॉर्टिजोल नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उसका स्राव होता है, जो कि हमारे शरीर में सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और रात्रि के वक्त हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उसका काम क्या है? उसका काम है शरीर में हीलिंग एंड रिपेयर। तो अब उनका दृष्टिकोण ये था कि हमारा शरीर दिन में एक्टिविटी करेगा तो पर्याप्त हमें स्ट्रेस हार्मोन मतलब कॉर्टिजोल चाहिए, और रात्रि के समय ग्रोथ हार्मोन चाहिए जो कि हीलिंग और रिपेयर का काम करेगा। इसलिए वो समय से खाना खा लेते थे ताकि 9 बजे के बाद जब वो सोने जाएं तो उनका शरीर में जितने भी रख रखाव मेंटेनेंस की चीजें हैं वो हो जाए। अच्छा सिस्टम था। और जैन समुदाय जो है एक सफलतम समुदाय के रूप में देखा जाता है। एक समय में उन्होंने टोटल इनकम टैक्स का 42% जो है वो उस समुदाय के द्वारा दिया गया था, जिनका परसेंटेज 1% से भी कम है, जिनकी पॉपुलेशन पूरे भारत में, पर 42% ऑफ टैक्स वाज गिवन बाय इंडिया के पूरे टैक्स की वैल्यू का बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें। कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ का कमाल था कि दे वर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो कहीं ना कहीं ये ईटिंग पैटर्न मेड देम सक्सेसफुल इन देयर थिंकिंग प्रोसेस। कहते हैं हमारे दिमाग को ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब वो खाली पेट होता है तो वो ज्यादा प्रोएक्टिव रहता है। इसके पीछे आज से अगर हम हजारों साल पहले देखें तो जब मनुष्य को भूख लगती थी तब वो शिकार करने निकलता था। तो शिकार करने निकलने के लिए खाली पेट है और उसको जानवर को पकड़ना है, और जानवरों की स्पीड बहुत हाई है। डियर की स्पीड भी देखो तो 80 के ऊपर है, 80 किलोमीटर पर आवर। चीता की स्पीड और हाई। तो उसको उनसे तेज दौड़ना है। वो कहां से उसके अंदर उतनी हार्मोन्स, उसका सिक्रीशन आ जाता था कि जो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा अभी ट्रेडमिल पे 16 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है, वो इतना तेज दौड़ता था, अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा। कहां से आती थी उसमें शक्ति? क्योंकि उसके शरीर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्टिजोल रिलीज होता था। स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को सामान्यतः दौड़ने बोलो तो वो ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाएगा, पर उसके पीछे कुत्ते भगा दो, रफ्तार 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कॉर्टिजोल आपको 5 गुना ज्यादा प्रोएक्टिव कर देगा। यही परिस्थिति थी। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि हमारे शरीर में नॉर्मल कॉर्टिजोल ठीक से रिलीज नहीं हो पा रहा, और जो रिलीज हो रहा है वो इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है कि वो उसको बनने में भी समय लगता है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि अभी आप देखो अनाज को ही देखो, उसको तैयार होने में 6 महीने लग जाता है। तो हमारे शरीर में हार्मोन्स को बनने में भी समय लगता है, और इसलिए हम लोग कभी कभी वेयर एंड टेयर फील करते हैं। ओवर टायर्ड, ओवर एग्जॉस्टेड, लेथार्जिक, वी डोंट फील लाइक टू डू एनीथिंग। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल। क्या? हमारे शरीर में वो हार्मोन कम है। दूसरा ईटिंग पैटर्न जो है वो मॉडर्न न्यूट्रिशन का था। मॉडर्न न्यूट्रिशन का जो पैटर्न था वो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज से आया। उनका कंसेप्ट था कि आपका ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक हैवी, इट शुड बी लाइक ए किंग। आपने सबने सुना ही होगा। लंच शुड बी लाइक ए प्रिंस एंड द डिनर शुड बी लाइक ए पॉपर। एक बैगर के समान होना चाहिए।
तो रात के खाने में उनके जो मील सिस्टम था, इट वाज अ वेरी लाइट मील, मे बी अ सूप और मिल्क और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हमने उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, बट हमारी जो जीन्स है ना, वो डिजाइन है भर पेट खाने की। तो वी स्टार्टेड ईटिंग 3 मील्स अ डे, दैट टू ऑल फुल मील्स। अब ये बताइए कि अब रात का मील सबसे लेविश और आरामदायक मील होता है। अब मॉडर्न न्यूट्रिशन को अपनाया, ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया और फिर डिनर भी किया। और हमारे वेदों में भी स्पष्ट कहा गया है कि 2 बार से ज्यादा शरीर को भोजन की जरूरत है ही नहीं। अक्वाहार 2 बार से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। एक बार आप अपक्वाहार लीजिए, कच्चा चीज है। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन वहां पर जो उसने जो गाइडलाइन दी, उसको हमने सीरियसली उसके सिद्धांतों का पालन किया, बट उसके मूल सिद्धांत को भूल गए, बस उसके समय का अनुपालन किया। तीसरा है प्रकृति के अनुसार से दिया भोजन शैली। इसमें कहा गया है कि सुबह के समय आपके भोजन में कच्ची चीजें होनी चाहिए, फल, अंकुरित अनाज, जो गांव के कई लोग उसका पालन करते हैं, और 12-1 बजे तक उनका भोजन हो जाता है। इसमें समय का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया है कि इस प्रकृति वाले पैटर्न में सनलाइट के हिसाब से भोजन होना चाहिए। 12-1 बजे तक आपका भोजन, जहां पीक पर आपके बॉडी की एनर्जी है, वहां पर डाइजेस्टिव जूस है उसे खा लीजिए, और शाम को 6-7 बजे तक आपका डिनर समाप्त कर दीजिए। अब मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं, अगर बिजनेसमैन ग्रुप को देखता हूं, तो उनका जो लाइफस्टाइल है, 11 बजे का ब्रेकफास्ट, 3-4 बजे का लंच, और रात को 10 बजे तक का या बियॉन्ड भी जाता है डिनर। अब ऐसे शरीर में रख रखाव हो ही नहीं रहा है, इसमें बीमारी क्यों नहीं होगी? इसमें बीमारी क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, और जिस शरीर का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है वो तो बीमार रहने वाला है। तो अब आपको यह निर्णय लेना है कि शारीरिक रूप से अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए प्रथम आहार, जो आधार है वो है आहार। तो उसको किस पैटर्न में फॉलो करने वाले हैं? अगर मॉडर्न न्यूट्रिशन कर रहे हैं तो रात का मील लाइट कर लीजिए। प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं तो आपको मैंने बता ही दिया। अब इसका अनुपालन शुरू करिए, आपको अपने शरीर में विशेष परिवर्तन नजर आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं एक्सरसाइज या योग की, इसके हम और भी चीजों को समझेंगे। तो योग, स्पोर्ट्स, सर मुझे बता रहे थे प्राचार्य महोदय कि उन्हें टेबल टेनिस बहुत अच्छा लगता है, और विगत कुछ समय से वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो वो उनका पैशन है। आपको मालूम है, जब भी हम एक्सरसाइज, योग, स्पोर्ट्स, इन एक्टिविटीज को करते हैं, तो हमारे शरीर में उस समय सिक्रीशन होता है एंडोर्फिन नामक हार्मोन का। ये एंडोर्फिन जो की है हैप्पीनेस हार्मोन, हमको खुश रहना है ना, तो क्या हमें खुश रखता है? तो ये एंडोर्फिन हमारे शरीर में जैसे ही रिलीज होता है, हम अंदर से आनंदित अनुभव करते हैं। पर सिर्फ एंडोर्फिन तो है नहीं हमारे शरीर में, और भी 3 प्रमुख हार्मोन्स हैं, जिसमें से एक है डोपामिन। डोपामिन क्या है? डोपामिन इज अ प्लेजर हार्मोन। वो सारी चीजें, वो सारा भोजन, वो सारी नशे की चीजें, या संसार के सारे शारीरिक सुख देने वाली चीजें, जब हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में डोपामिन का सिक्रीशन होता है। ये प्लेजर फील कराता है हमको, और हम अब प्लेजर के आदी हो गए हैं, क्योंकि प्लेजर आसान है। शाम को थका मांदा व्यक्ति घर गया, मन बहुत परेशान है, थका हुआ है, माइंड इज ओवर टायर्ड। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब से कंप्यूटर और कैलकुलेटर आए, व्यक्ति जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहने लगा, अपनी क्षमताओं का कम उपयोग करने लगा। तो थका हुआ मन, अब उसको कैसे आराम मिले? तो वो प्लेजर के लिए अच्छा खाता है, या फिर वो नशा करता है, और उससे उसको आराम आ जाता है। तो अब उसको सहज सरल आदत हो गई है। किसी को चाय पीने की आदत हो गई, कोई कॉफी पीता है, कोई मीठा खाता है, कोई जंक फूड खाता है, कोई नशे के रूप में टोबैको यूज करता है, कोई स्मोक करता है, कोई अल्कोहल यूज करता है, कोई नार्कोटिक ड्रग्स यूज करता है, और किसी को साइकोटिक ड्रग्स खानी पड़ती है। पर आदी हो गए हैं
उन दवाइयों के। तीसरा है सेरोटोनिन, जो मिलता है प्रकृति के बीच। जब आप थके हुए हो और आप प्रकृति के करीब जाते हो तो आपको सेरोटोनिन मिलता है, तुरंत आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और चौथा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वैसे तो चाइल्ड बर्थ के लिए काम आने वाला हार्मोन है, बट ह्यूमन बींग्स में ये समय समय पर रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है? जब आप किसी को गले लगाते हैं, जब आप किसी को से हाथ मिलाते हैं, जब किसी के माथे पर हाथ फेरा जाता है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है, अच्छा फील कराता है। तो अब ये सभी अपना अपना काम करते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। बट अगर हम प्लेजर के ज्यादा आदी हो गए तो फिर हमेशा हमें प्लेजर ही चाहिए, और इतिहास गवाह है ओवर प्लेजर विल लीड टू डिसीज एंड सिकनेस। आर वी अवेयर ऑफ दैट? यस। तो इसलिए अगर आप अपने शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स चाहते हैं तो आप प्रकृति के करीब रहिए, लव्ड वंस के साथ समय बिताते हुए उनको खुश रखिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज यही कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और घर के लोगों के लिए समय नहीं है। स्पोर्ट्स खेलिए। अब एक्सरसाइज को समझने के लिए हम अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं जहां योग का वर्णन होता है। तो मैं अब सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। छोटा सा टेस्ट हम करेंगे। उस टेस्ट में ये अनुभव करिए कि हमारी अवेयरनेस कितनी है। ठीक है, तो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। देखिए, जो भोजन के बाद वाला सत्र रहता है उसमें प्रोएक्टिव बनने के लिए काफी मशक्कत करनी होती है, पर आप सभी शिक्षक हैं तो आप लोगों को ये बखूबी आता है। अब मैं चाहता हूं कि आप जैसे खड़े रहते हैं वैसे खड़े हो जाइएगा, आंखों को बंद करिएगा। आपको ये चेक करना है कि आपका बॉडी का वेट कहां पर आ रहा है। पंजे पर आ रहा है, एड़ी पर आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, और क्यों, इसका एनालिसिस करना है, ये फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 20 सेकेंड्स प्लीज आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ये चेक करिए कि आपकी बॉडी का वेट कहां पर आ रहा है, टुवर्ड्स योर हील्स और टुवर्ड्स योर फ्रंट ऑफ द फुट। क्या आपका बॉडी स्टेबल है या बॉडी मूव हो रहा है? क्या स्थिरता है या अस्थिरता है? ठीक, अब आप सभी अपनी आंखें खोल लें। अब ये बताएं कि कितने लोगों को लगा कि उनका बॉडी का वेट ज्यादा पीछे हील्स की तरफ आ रहा था? ओके, हमें कुछ लोगों के हाथ ऊपर में आ गए। कितने लोगों को लगा कि उनका बॉडी वेट पंजे की तरफ आ रहा था? ओके, एक, दो, और कोई पीछे नहीं। कितने लोगों को लगा कि एक पैर पे ज्यादा वेट आ रहा था? चलो, कोई नहीं है। कितने लोगों को लगा कि पूरा चारों हिस्से पर प्रॉपर वेट आ रहा है? ओके, कुछ लोगों को ये भी लगा। तो अगर चारों हिस्से पे प्रॉपर वेट आ रहा है तब तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग सरफेस अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। सरफेस अवेयरनेस का मतलब होता है कि हम जैसे खड़े हैं, ये भी एक ध्यान का प्रकार है जो हर एज ए शिक्षक के रूप में हमें सबको करने की जरूरत है। आप पैरों को पास रखिए, पैरेलल रखिए, ए या वी मत बनाइएगा। ए कैसे बनेगा? ऐसे, और वी ऐसे बनेगा। तो आप पैरेलल रखिए, ए वी मत बनाइए। ठीक, अब बॉडी के वेट पंजे की तरफ ले जाइए और आगे की तरफ जाइए, गिरिएगा मत, सिर्फ आगे की तरफ जाइए। ठीक, आप सेंटर में आइए। आप बॉडी का वेट हील की तरफ ले जाइए और पीछे की तरफ जाइए, गिरिएगा मत, सीधा रहिए, सेंटर में आइए। आप बॉडी का वेट राइट की तरफ ले जाइए और लेटरल अवेयरनेस, सेंटर में आइए। बड़ा मजा आता है इसे करने में। लेफ्ट की तरफ जाइए, सेंटर में आइए। एक बार फिर सामने जाइए। माइकल जैक्सन को सामने जाने का बड़ा शौक था, डांस करते करते सामने चला जाता था। फिर पीछे जाइए, एडी की तरफ, फिर सेंटर में आइए, राइट जाइए, और फिर लेफ्ट जाइए, सेंटर में आइए। ये है सरफेस अवेयरनेस। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे बॉडी का जो पूरा वेट है वो सभी हिस्सों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पर चूंकि जैसा हम खड़े रहते हैं उसमें हमारी अवेयरनेस
कार्य पर होती है तो हम पैरों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं अब आपको बताता हूं एक छोटी सी टेक्निक। उस टेक्निक से आप एज ए शिक्षक जब ज्यादा देर तक पढ़ाते हो तब आपको कैसे खड़े रहना है ताकि आपके पैरों पर चारों हिस्सों पर प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूट हो और आपके को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं बताऊंगा, पहले करेक्शन करते हैं। अब जो सबसे पहला वर्ड हम सीखते हैं इंग्लिश का वो है ए। तो आप अपने पैरों को ए बनाकर रखिए, टो को मिलाइए, हील को बाहर करिए। ठीक है, ए बन गया। अब ए बनने के बाद सीधा खड़े रह करके आंखों को बंद करिए और अगले 20 सेकंड तक फिर स्टेबल रहिए। अब आप सभी अनुभव करेंगे कि आपके बॉडी का वेट पूरी तरह से चारों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो पहले बॉडी हिल रही थी, राइट लेफ्ट भी हो रही थी, अब आंखें बंद करने के बाद भी वो हिल नहीं रही है। अब अपनी आंखें खोल दीजिए। राइट, रॉन्ग, राइट। तो एज ए टीचर हमारे खड़े होने की टेक्निक कैसी होगी? लंबे समय तक हल्का सा ए, और वो पता भी नहीं चलेगा। पता ऐसे नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा, प्लीज बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। आपको ये टेक्निक समझ में आई? यस। अब अगर मैं ये बता दूं कि अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी का वेट एड़ी की तरफ चलता रहा तो आपके बैक की मसल्स हो जाएंगी स्टिफ और आप फ्रीक्वेंट ऑन एंड ऑफ बैक पेन का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए आपका सरफेस अवेयरनेस पहली रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए योग के परिभाषा में 4 ऐसे आसन बताए गए जिससे हम सरफेस अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। पहला आसन जिसका नाम है उत्कट आसन, इमेजिनरी चेयर पोस्चर, जहां पर हम हिप को पीछे ले जाते हैं, घुटनों को मोड़ते हैं और हाथों को सीधा रख करके रखते हैं। यहाँ बॉडी का वेट चला जाता है हील के ऊपर और ये हमारे लेग और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है क्योंकि ये बेसिकली क्वाड्रिसेप्स पे होने वाला अभ्यास है और स्टेबलाइजर के रूप में पेट की मांसपेशियां काम करती है। दूसरा अभ्यास जो हम बच्चों को करने के लिए कहते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, वो है ताड़ासन, जहां पर बॉडी का वेट चला जाता है पंजों की तरफ। तीसरा आसन जो कि है तिर्यक ताड़ासन, जहां बॉडी का वेट चला जाता है, हम साइड से झुकते हैं हाथों को बांध करके, किया होगा आपने अभ्यास, तो उसमें बॉडी वेट चला जाता है एक साइड, राइट लेटरल। और फिर चौथा उसी में जब लेफ्ट जाते हैं तो बॉडी वेट चला जाता है लेफ्ट लेटरल। ये तीनों अभ्यास अगर हम योग में हर कोई करे, मैं आपको अभी 12 प्रैक्टिसेस का कैप्सूल देने वाला हूं जो वंस इन अ डे अगर आप करते हैं तो आप बाकी दवाइयां आपकी छूट जाएंगी। बाकी जो दवाइयां वंस इन अ डे और बीडी या टीडी खाते होंगे तो वो छूट जाएगी। तो क्या आप जानना चाहेंगे वो 12 प्रैक्टिसेस का कैप्सूल, ताकि हमारी बाकी दवाइयां छूट जाए? ठीक है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस जागरूकता के कार्यक्रम में हम वो सारी चीजें सीख लें जो हमारे जीवन का स्तर और क्वालिटी को बेहतर बना सकता है। तो हमने पंच कोशों के बारे में जाना, एक क्विक रिकैप करता हूं अभी तक जो किया। पंच कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और आत्मा। फिर हमने बात करनी शुरू की शरीर के बारे में। शरीर के बारे में बात करने के लिए हमने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो पहला आधार है भोजन। भोजन के 3 विवरण मैंने दिए आपको और तीनों में से क्या बेस्ट सूट करता है आप उसे अपना सकते हैं, और मार्गदर्शन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी जीवन शैली के हिसाब से आपकी भोजन शैली का मार्गदर्शन दे सकता हूं। दूसरा, सारे एक्टिव एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स, योगा, ये हमारे शरीर में हैप्पीनेस हार्मोन एंडोर्फिन का रिलीज करते हैं और हम प्लेजर हार्मोन्स की तरफ ना जा करके अगर हैप्पीनेस हार्मोन की तरफ जाएंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। आप सभी को तो पता है ना, अगर हम लंबे समय तक ज्यादा चाय पियेंगे तो क्या होगा? ज्यादा चाय पियेंगे तो क्या होगा? ओवर कॉफी का इंटेक करेंगे तो क्या होगा? कोई ज्यादा स्मोकिंग करता होगा तो क्या होगा? ये सब बताने की तो जरूरत ही नहीं। तो उन चीजों से बाहर आना है तो इन चीजों को अपनाने की जरूरत होती है। फिर हमने बात की सरफेस अवेयरनेस की, कि हमें कैसे बॉडी वेट को चारों हिस्सों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और एज ए टीचर, मेरे फादर भी शिक्षक थे
दुर्गा कॉलेज में प्रोफेसर थे, मैं भी शिक्षक रहा हूँ और पिछले कई सालों से शिक्षा का ही कार्य कर रहा हूँ। तो ये सामान्य वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम को मुझे रोकना है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को मुझे रोकना है, ये सब शिक्षक की बीमारियां हैं, और कमर दर्द और गर्दन की तकलीफ को मुझे रोकना है। तो इसके लिए बता रहा हूं मैं 12 अभ्यास, गौर से सुनिएगा, लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो ये रिकॉर्ड हो ही रहा होगा सेशन, आप उसमें से रिकैप कर लीजिएगा। सबसे पहली प्रैक्टिस वो है नेक रोटेशन। सिंह मैम ने मुझे बताया कि वो सारे जॉइंट्स को रोज लूसन करती हैं, एज ए पार्ट ऑफ उनकी रूटीन का हिस्सा है वो। एंड आई अप्रिशिएट दिस डिसीजन ऑफ हर्स, बिकॉज देखिए हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट दोबारा नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? चक्के बदल खराब हो जाते हैं तो बदल दिए जाते हैं, मशीन खराब हो जाती है तो बदल दी जाती है, कार खराब हो जाती है 16-18 साल में तो उसको बदल दिया जाता है। पर आपके शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसको बदलने की क्षमता हम में से किसी की भी नहीं। और जो किडनी उडनी थोड़ी बहुत बदली गई उसके बाद लाइफ सस्टेन भी नहीं होती। लीवर बदला गया, लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, पहली बात तो बड़ी मुश्किल से सक्सेसफुल होता है। मुझे याद आता है कि विलासराव देशमुख जी को बड़े से बड़े चिकित्सक आए उनके लीवर के ट्रांसप्लांट के लिए, पर वो कर नहीं पाए। चीफ मिनिस्टर थे एक स्टेट के और इलाज चल रहा था चेन्नई में, पर कुछ हो नहीं पाया। तो शरीर के अंग चूंकि दोबारा मिल नहीं सकते, इसकी वैल्यू करना हमारी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गेटिंग प्रोएक्टिव विद दैट। तो आप सबसे पहले नेक का रोटेशन पहली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नंबर 2, शोल्डर का रोटेशन। एज ए टीचर फ्रोजन शोल्डर नहीं, अभी लगभग पिछले कुछ दिनों में मैंने 10 सत्र कंटिन्यूस किए। आज सुबह से ये मेरा चौथा सत्र है जो मैंने किया। इसके पहले मैं डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा था, सुयश हॉस्पिटल की पूरी मेडिकल टीम को ट्रेनिंग दे रहा था। उनके काफी डॉक्टर्स मेरे पास प्रतिदिन योग करने आते भी हैं, और उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि हमने सारी फिटनेस की टेक्निक्स उपयोग की हुई है, पर जो लाभ हमें, ये रिकॉर्डेड भी है, योग से मिला है वो आज तक हमें कभी अनुभव नहीं हुआ। ये शब्द थे डॉक्टर विवेक केशवानी सर के, जो प्रतिदिन मेरे साथ काफी समय से योग कर रहे हैं। और ये उनके शब्द हैं, उनकी वाइफ। तो एक डॉक्टर जब आपको योग का महत्व समझा रहा है कि मैं चिकित्सक हूं, मैं जानता हूं बीमारियों से इलाज हो सकता है, पर फिर भी मैं आपको योग करने कह रहा हूं। तीसरी प्रैक्टिस जो कि मैंने बताया, उत्कट आसन, इमेजिनरी चेयर पोस्चर, जहां पर हम हिप को पीछे ले जाते हैं, उत्कट आसन। ठीक है। चौथी प्रैक्टिस है ताड़ासन, प्रैक्टिस नंबर 4 ताड़ासन। पांचवी प्रैक्टिस तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन, हाँ ठीक है। फिफ्थ प्रैक्टिस तिर्यक ताड़ासन, जहां हम हाथों को ऊपर की तरफ तान कर राइट और लेफ्ट बेंड करते हैं। ठीक है। साइडवर्ड बेंडिंग, लेटरल स्पाइनल बेंडिंग। ये हुई 5 प्रैक्टिसेस। 6 प्रैक्टिस पीठ के बल लेट कर करते हैं, जहां हम पैरों को मोड़ लेते हैं, और आप सभी ने कभी ना कभी तो ये प्रैक्टिस की होगी, पैरों को मोड़कर राइट ले जाते हैं और लेफ्ट ले जाते हैं। किया है किसी ने? किया है ना? मरकट आसन, ट्विस्टिंग पोस्चर। ये हर टीचर के लिए अगेन एसेंशियल है, क्योंकि स्पाइन की दोनों साइड की पैरास्पाइनल मसल्स, उनको रिलैक्स करने के लिए जरूरी है। ये है हमारी प्रैक्टिस नंबर 6। प्रैक्टिस नंबर 7 है ब्रिज, सेतु आसन। किसी ने किया है? पैरों को मोड़कर कमर को ऊपर उठाना है। ये बैक मसल्स, और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये पोस्चर करते हैं तो हमारे बटक्स को स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके बिना पोस्चर अधूरा रहेगा। राइट मसल इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी। नेक्स्ट पोस्चर है 8 नंबर पर, जो कि है पवन मुक्त आसन। ये ट्रैक्शन है लो बैक पेन के लिए। कैसे करना है? दोनों नी को छाती की तरफ लाना है, हाथों को घुटनों के बाहर से बांधना है, और अपनी ठुड्डी और घुटने को पास लाने की कोशिश करना है। क्या आप सभी को ये ज्ञात है कि हमारे ब्रीदिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मसल है पेट? और अगर हम सभी की पेट की मसल्स लैक्स हैं, ढीली हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या हमारी ब्रीदिंग अच्छे से हो पाएगी? और अगर हमारी ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी तो क्या हमारा शरीर एफिशिएंटली काम कर पाएगा?
कहा जाता है कि हमारा शरीर बिना भोजन के तो कई दिनों तक रह सकता है, पर बिना ऑक्सीजन और बिना पानी के रह सकता है। तो इसलिए पेट की मांसपेशियों को शक्ति देने वाला अभ्यास पवन मुक्तासन, ये है अभ्यास नंबर 8। अभ्यास नंबर 9 जिसे हम कहते हैं भुजंगासन। ये कमर दर्द के लिए ना आप दुनिया के बड़े से बड़े चिकित्सक के पास चले जाइए, वो बोलेगा करो इसको। बड़े से बड़े चिकित्सक के पास, चाहे किसी स्पाइनल सर्जन के पास जाइए, किसी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, किसी के पास भी जाइए, हम नेचुरोपैथ के पास आइए, योगा एक्सपर्ट्स के पास आइए, एक ही आसन बोलेंगे, बोले भुजंगासन करो। क्या करना है? कुछ भी नहीं, दोनों हाथ कंधे के बगल से छाती तक, नाभि तक ऊपर उठना है ताकि बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन इज फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। योगी कंसेप्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट होगी उसको नेचुरली नॉर्मल फॉर्म में आना पड़ेगा। ओवर कॉन्ट्रैक्टेड टोन्स हैं तो वो भी रिलीज हो जाएगी। प्रैक्टिस नंबर 10 जिसको हम कहते हैं विपरीत नौका आसन। क्या करना है? पेट के बल लेटे हुए हैं हम, दोनों हाथों को सामने सीधा करना है, दोनों पैरों को पीछे सीधा करना है और हाथों को और पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, पेट पर बैलेंस करना है। ये प्रैक्टिस भी किया होगा, राइट? तो कितनी प्रैक्टिस हो गई हमारी? 10। तो ये 10 प्रैक्टिस तो आपकी हो गई। अब आते हैं, जब हम इसे पूरा करेंगे तो हम शशांक आसन में आते हैं। जब आप पेट के बल लेटे हुए हैं और जब आप ऊपर आएंगे तो जैसे वज्रासन करते हैं, वज्रासन सबको पता है, तो वैसे ही वज्रासन में जब हम सामने झुकते हैं उस स्थिति को शशांक आसन कहते हैं। यह है प्रैक्टिस नंबर 11। और आखिरी प्रैक्टिस, 12वीं प्रैक्टिस जो हर किसी को करना चाहिए, वो है तितली आसन या उसे बद्धकोण आसन कहते हैं। तो हम शिक्षकों के लिए सेल्फ प्रैक्टिस, देखिए मैं तो बहुत सारी क्लासेस लेता हूं, पर अपनी प्रैक्टिसेस में मैं इन 12 अभ्यासों को जरूर रखता हूं, सेल्फ प्रैक्टिस करता हूं, क्योंकि करवाते समय तितली आसन, बद्धकोण आसन, जो भी तितली आसन करेगा मेल्स विल बी बेनिफिटेड, उनको प्रोस्टेट के इश्यूज नहीं होंगे। देयर वाज अ मेडिकल स्टडी व्हिच कोटेड कि द कॉबलर्स वेर फाउंड नॉट टू हैव प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, the reason of their sitting in that pattern. What a beautiful study it was. And for females it is beneficial because वो यूट्रस के 9 लिगामेंट्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। तो बद्धकोणासन, बटरफ्लाई, और अगर मैं योग की भाषा में कहूं तो कहते हैं कि हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो पेल्विक फ्लोर मसल्स में आके लॉक हो जाते हैं और ये टाइट हो जाता है, और उसके कारण से हमें ना बैठने में मजा आता है ना खड़े होने में मजा आता है। तो ये अभ्यास हमें उसमें भी हेल्प करता है। तो ये 12 प्रैक्टिसेस का कैप्सूल ओडी वंस इन ए डे आपकी बाकी जो दवाइयां हैं ओडी बीडी वो बंद कर देगी, और नहीं बंद करेगी तो मैं तो यहां पर हूं ना, आप मुझसे आगे कभी भी मिल सकते हैं। आई एम इजीली अप्रोचेबल, राइट? आपने अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो वर्जन भेज दूंगा ताकि आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो मैडम के पास मैं इसका एक प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो वर्जन भेजूंगा, आप लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड करवाऊंगा और इसको भेजूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग उसे कर सके। दिस विल बी फ्रॉम हेल्पफुल एंड कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर फिजिकल प्रैक्टिस की बात हुई। लास्ट है जहां पर हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, स्लीप की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स स्लीप की क्वालिटी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप ही मुझे बता दीजिए। हाउ वी कैन इंप्रूव द स्लीप क्वालिटी? नींद कैसे बेहतर बन सकती है? टेंशन फ्री होकर के। तो देखिए एक नियम है जिसे आपको याद रखना है, जब आप शरीर से थक जाएं तो आपको गहरी नींद आएगी, ठीक है, पर जब आप मन से थक जाएं, मन से थका हुआ अनुभव करें, तब आप एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, तब आपका मन शांत हो जाएगा। सो इफ यू आर फिजिकली टायर्ड, सो जाइए। इफ यू आर मेंटली टायर्ड, मूव आउट फॉर ए वॉक, मूव आउट फॉर एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, और फिर देखना आपके टो के स्टिमुलेशन से कैसे आपका ब्रेन प्रोएक्टिव हो जाता है। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि ऐसा कौन सा अभ्यास है योग में जिसको करने से ब्रेन की तरफ
ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो बढ़ जाता होगा। भौरा वाला, ओके। शीर्षासन सर, शीर्षासन और सर। शीर्षासन, जी। शीर्षासन, ठीक है। और कोई अभ्यास? हाँ, अनुलोम विलोम से भी होता है। तो आपको बता दें कि भ्रामरी से भी होता आसनों है से सर। ज्यादा, ये अगेन रिसर्च स्टडीज का बता रहा हूँ, विवेकानंद योग अनुसंधान के बैंगलोर का रिसर्च स्टडी है, उसके आधार पर ये बता रहा हूँ कि आसनों से जितना ज्यादा ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन का फ्लो हेड की तरफ होता है, उससे ज्यादा होता है जब हम सांस को रोकते हैं, कुंभक। The maximum flow of oxygen to the brain is when we stop the breath. So एक simplest practice है कि जब हमारा मन थका हुआ लगे या ज्यादा क्लासेस पढ़ाने के बाद sometimes we feel congested, और उस समय आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सिंपली सांस लीजिए, होल्ड करके रखिए 8 काउंट तक, और एक्सेल करके छोड़ दीजिए। या फिर इसी का एक पैटर्न नेवी सील यूज करती है। नेवी सील जानते हैं हम? नेवी सील यूएस आर्मी का वो हिस्सा है जो सिद्धहस्त है, जो सी, एयर और लैंड तीनों पे काम कर सकता है। दे आर वेल ट्रेन टू ऑपरेट इन सी, एयर एंड लैंड, सो इसलिए सील कहते हैं उसको। और ओसामा बिन लादेन को जब पकड़ना था तो सील वॉज द एम्प्लॉयड वंस। तो सील जो है ना, ये लोग एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। अगर आपने सुना होगा तो ये अगेन योगी कंसेप्ट है। ये कहते हैं कि जब हम लोग विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं, जहां लाइफ और डेथ का डेंजर वाला सिचुएशन आता है और हमको क्विक डिसीजन लेना रहता है कि क्या करेंगे नेक्स्ट, तब हम लोग ये बॉक्स ब्रीदिंग यूज करते हैं। तो व्हाट इज दिस बॉक्स ब्रीदिंग? तो बॉक्स ब्रीदिंग इज नथिंग, हमने 4 सेकंड सांस लेना है, 4 सेकंड रोकना है, 4 सेकंड छोड़ना है, फिर 4 सेकंड रोकना है। दिस इज बॉक्स ब्रीथिंग। देखिए, उनकी लाइफ में तो इमरजेंसी ही होती है, उस समय दिमाग का उपयोग अगर थोड़ा सा भी गलत कर दिए तो जान खत्म हो जाएगी। तो उस समय के लिए वो लोग यूज करते हैं दिस बॉक्स ब्रीदिंग। आइए अब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे शरीर में जब हम प्राण का संचार करते हैं तो कैसा फील होता है। तो आप सभी अपनी हथेलियों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करिए, प्रेस करिए और ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा हम लोग 8 टाइम्स करेंगे। प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज। पूरा दबाना है आप हथेलियों को एक दूसरे के अगेंस्ट। सर आपके पाम्स भी मिलेंगे, पूरा पाम्स मिलाएंगे, हाँ जैसे नमस्ते करते हैं ना वैसा। फिर दूर करिए 3, फिर दबाइए, ओपन, इनहेल, एक्सेल, क्लोज 4, इनहेल, एक्सेल, क्लोज 5, इनहेल, एक्सेल, क्लोज 6, जोर से दबाइए, इनहेल, एक्सेल, क्लोज 7, थोड़ा और जोर से दबाइए, इनहेल, एक्सेल, क्लोज 8। अब हाथों को ऐसा रखिए कि आपस में टच ना हो और सामने की तरफ घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए, और आपस में अब हाथ एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे घुमाइए, स्लो मैम, एकदम स्लो, ज्यादा दूर मत ले जाइए, पास रखिए उसको, पास रखिए। अब उल्टा घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए, थोड़ा स्लो, ठीक। अब दोनों हाथों को थोड़ा दूर ले जाइए और पास लाने की कोशिश करिए, एक एनर्जी बिल्ड होगी। फिर हाथ दूर ले जाइए, फिर पास लाइए। अब फिर हाथ को ऐसे घुमाइए तो ऐसा लगेगा हाथों के बीच कोई गोला घुमा रहे हैं और हाथ एक दूसरे को रिपल्शन में वो हो रहे हैं। अब ऑपोजिट घुमाइए, क्या आप सभी फील कर पा रहे हैं? फिर घुमाइए सामने, ऑपोजिट, और फिर एक बार बाहर लेकर आइए, फिर अंदर लाइए, बाहर लाइए, अंदर, एक बार फिर आगे घुमाइए। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी ना हमारे अंदर है। उल्टा घुमाओ, फील किया? अब हाथों को छोड़ दो। फील किया तो अपने लिए ताली बजाओ, कितनी खूबसूरत एनर्जी हमारे अंदर है। अगर यह है हमारे अंदर का प्राण, तो इसको चार्ज करने के लिए ब्रीदिंग ही तो करना है।
कौन बोलता है प्राणायाम ही करना है? सिंपल ब्रीदिंग ही कर लो, डीप ब्रीदिंग। कई लोगों को लगता है यॉर्निंग, जम्हाई लेना, एक बोरिंग का साइन है। नो, इट इज नॉट ए बोरिंग साइन। इट इज रिफ्लेक्स ऑफ अवर बॉडी टू एक्सट्रैक्ट मोर ऑक्सीजन। इट इज अ रिफ्लेक्स। जैसे स्नीजिंग रिफ्लेक्स है, कोई हमारे आंखों की तरफ कुछ फेंके तो हमारा हाथ सामने आ जाता है, ये रिफ्लेक्स है। तो वैसे ही यॉर्निंग एक रिफ्लेक्स है, और ये हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन नेचुरली पहुंचाने की कोशिश करता है, और इसलिए हमारे मुंह को खुलवाता है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन कहां से जा सकती है, राइट? तो इसलिए यॉर्निंग को बोर मत समझो कि कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में से आ कर रहे तो आप परेशान मत होना। नेचुरल है, बेचारा ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसा अपने आप को बता दोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ, पर सामूहिक रूप से लेने से प्रॉब्लम क्या है, एक को देख के दूसरे को आती है, इसलिए छुपा के लेना पड़ता है। ओके। ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन प्रतिभागी जुड़े हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, और हमारे वक्ता महोदय जो प्रैक्टिसेस बता रहे हैं उसको करेंगे, तो और जीवंत लगेगा ये कार्यक्रम। चलिए, थैंक यू। आप ऑनलाइन जो जुड़े हैं उनको भी मैं इस मन से अभिवादन करता हूँ कि वो हमारे माध्यम से कुछ अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए प्राणायाम के लिए हम जब बात कहते हैं तो आप सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, डीप इंसाइटफुल ब्रीदिंग। तो अब हमने बात की शरीर को स्वस्थ रखने की, हमने बात ध्यान को स्वस्थ रखने की, और अब हम बात करते हैं मनोमय कोश की। मनोमय कोश अर्थात विचारों का समूह। कितने विचार हैं, कोई काउंट कर सकता है? कितने रिपीटेटिव विचार हैं, क्या हम काउंट कर सकते हैं? कहा जाता है कि हमारे ब्रेन की स्टोरेज पावर है 4 TB, 4 TB। बट हमारे ब्रेन को 4 TB क्यों मिला? उसको स्टोर करने के लिए नहीं मिला है, उसको प्रोएक्टिव थिंकिंग के लिए मिला है। पर हम जब ज्यादा चीजों को स्टोर कर लेते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें हमको याद भी नहीं रहती। हमारा माइंड उसको धीरे धीरे अपने आप एलिमिनेट करता है, क्योंकि उसको स्पेस खाली रखना पड़ेगा। जैसे ही स्पेस भर जाएगा आपका दिमाग कंजेशन में आ जाएगा। तो इस स्पेस को खाली करने का जो प्रोसेस है वो है स्लीप, और दूसरा है मेडिटेशन। हम सभी भावनाओं से ज्यादा संचालित होते हैं, ज्ञान से कम। ज्ञान का क्या अभाव है इस जीवन में? जहां देखो वहां ज्ञान ही ज्ञान। ज्ञान का कहाँ अभाव है? आपको याद होगा जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो द्रोणाचार्य जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे, जिन्होंने अर्जुन कर्ण जैसे अर्जुन को ट्रेन किया था, पर जब उनको ये पता चला कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, तो क्या उनके ज्ञान ने उनका साथ दिया, या उनकी भावनाओं के कारण से वो बैठ गए और फिर उनको उसी समय पर मारने के लिए कहा गया कि बोले यही सबसे उपयुक्त समय है, अन्यथा इनसे शस्त्र विद्या में तो जीता नहीं जा सकता। ये गुरु हैं, ये सबके गुरु हैं। इनको जब तक भावनात्मक रूप से डाउन नहीं करोगे, जब तक इनको शस्त्र विद्या में नहीं जीता जा सकता। और हमारी भावनाएं ऑपरेट होती हैं दो छोटे से बादाम लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको एमिगडाला कहते हैं। These amygdalas are situated at the temporal part of your skull. These are two small structures which control all your emotions. और हमारा जो प्री कॉर्टेक्स है ना, जो थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग का काम करता है, वो ऊपर है। इसलिए जब भावनाएं बहती है तो दिमाग काम नहीं करता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे हमारा माइंड स्टोरेज करता है। हम आंखों को बंद करेंगे, मैं कुछ शब्द कहूंगा, उस शब्द को सुनने के बाद आपके अंदर क्या क्रिया या प्रतिक्रिया होती है उसको देखिएगा। आंखें बंद करिए। पहला शब्द जो मैंने कहा वो है मां। दूसरा शब्द जो मैं कहूंगा वो है घर।
अब आप आंखें खोल लीजिए। किसी भी व्यक्ति को से पूछना चाहूंगा जो भी जवाब देने में सहज हो, जब मैंने माँ कहा तो क्या दिखा? माँ दिखी, अपनी मम्मी दिखी, ठीक। जब मैंने घर कहा तो क्या दिखा? घर ही दिखी, घर दिखा, अपना घर दिखा। क्या किसी को ऐसा माँ लिखा हुआ दिखाई दिया? माँ, या किसी को घर लिखा हुआ आया? घ और र, नहीं आया ना। इसका मतलब हम लोग ज्यादा इमोशनल हैं। राइट ब्रेन is a seat of emotions, left brain is a seat of analysis, and moment I spelled, आपके लेफ्ट ब्रेन ने काम नहीं किया, किस ब्रेन ने काम किया? राइट ब्रेन। और इसलिए हमारी सारी चीजें इमोशंस के रूप में स्टोर होती हैं। हमारे ब्रेन को ये नहीं पता है कि ये रियल है, ये वर्चुअल है। इसलिए जब मैं किसी चलचित्र में, मूवी में कोई भावनात्मक दृश्य देखता हूं तो मेरे अंदर भी उसी तरह के बदलाव और मैं रोने लगता हूं। या कोई मार धाड़ वाली मूवी देखता हूं तो ऐसा लगता है मैं हीरो बन गया हूं और मैं मार रहा हूं। अभी मार तो मैं रहा नहीं ना, मैं तो वहां बैठा हुआ हूं मस्त, पर मेरे अंदर से प्रतिक्रियाएं चल रही होती है। तो हमारे ब्रेन को पता ही नहीं है कि क्या रियल है और क्या वर्चुअल है। अब इन इमोशंस को बेहतर बनाने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब सर ने प्रारंभ किया और अपनी बात कही तो उन्होंने भगवत गीता का जिक्र किया और कहा कि योगा कर्मसु कौशलम। उसी भगवत गीता से लिखे हुए श्लोक से बता रहा हूं कि उसमें एक श्लोक ये बताया गया कि हमको ऐसा क्या चाहिए जो हमको मिल जाए तो फिर हमको कुछ नहीं चाहिए। हर इंसान को ऐसा क्या मिल जाए तो उसको कुछ नहीं चाहिए। मैंने सवाल बहुत जगह पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि मोक्ष मिल जाए तो मैंने, मोक्ष तो मृत्यु उपरांत मिलेगा, जब शरीर और देह को त्याग करोगे, उसके पहले तो आपको ये मिलेगा नहीं। जीते जी क्या मिल जाए तो आपको फिर कुछ नहीं चाहिए। इस सवाल का जवाब देना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो गया कि वो क्या कहें। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? ऐसा क्या है जो मिल जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए? संतोष सर। संतोष, सेटिस्फेक्शन, शांति। संतोष और शांति दो शब्द आए, और आप सभी तो जानते हैं ना कि ये तो कहाँ हो पा रहा है संतोष, और कहाँ मिल पा रही है शांति। अब बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बोल नहीं पा रहे रिटायरमेंट। सर बता रहे थे कि कुछ 1.5-2 सालों में सर रिटायर हो जाएंगे तो वो अपना ज्यादा समय खेलने में बिताएंगे। कोई नहीं रहा। मेरे फादर ना एक अच्छी बात कहते थे कि डोंट बी रिटायर्ड, बी फ्री टायर। आप इसका मतलब समझिएगा, डोंट बी रिटायर, बी फ्री टायर। फ्री टायर मतलब जब जिसकी जरूरत है उसके काम आ जाइए। जैसे कार की स्टेपनी होती है ना, चारों चक्के अपना काम कर रहे होते हैं पर वो फ्री टायर के रूप में हमेशा वहां बैठा रहता है, करना धरना कुछ नहीं है उसको। पर जैसे कोई चक्का डाउन हुआ तो ये आता है बाहर, बोले आप बताओ। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए अगर फ्री टायर बनना है, रिटायर नहीं बनना है। तो ये फ्री टायर, बच्चे को जरूरत पड़ी, पहुंच गए, मैं संभाल लूंगा बेटा तुम्हारे बच्चे को। अच्छा, एक उम्र के बाद ऐसा आता ही है सिनेरियो कि पहले तो अपने बच्चों को हमने पाला, अब अपने बच्चों के बच्चों को भी हमें ही पालने का कई लोगों को मौका मिलता है। तब फिर उनकी रातों की नींदें उड़ती है और फिर वो एहसास होता है यार फिर वैसे ही जीवन आ गया। तो फ्री टायर इज द बेस्ट थिंग वन हैज टू अप्लाई। और मैं कहता हूं रिटायर या ओल्ड एज में मत जाओ, सीनियर बनो। नाउ लेट अस डिफाइन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अस बीइंग अ सीनियर एंड गेटिंग ओल्ड। ओल्ड व्यक्ति रिजिड टू चेंज, कुछ नहीं बदलेगा, मैं जैसा हूं वैसे ही रहेगा।
सीनियर, आई एम रेडी एंड एक्सेप्ट टू चेंज, जैसी परिस्थिति है बच्चे वैसा काम करूंगा। ओल्ड व्यक्ति, फटे पुराने कपड़े, अच्छे से अच्छे घर में कपड़े हैं पर वो पुराने कपड़े पहन के ही घर में घूमेंगे और बाहर भी जाएंगे तो वो पुराना ही निकाल के घूमेंगे। सीनियर व्यक्ति हमेशा वेल ड्रेस्ड रहेगा। क्यों? बोले भाई आदमी की पहचान ही वेशभूषा से है। अब यहां पर मैं ऐसा माली का ड्रेस बना करके आ जाता और उद्बोधन शुरू करता तो पहले ही बोले रिजेक्ट हो जाए, क्या है सर, क्या पहन के आ गए हो आप? तो वेशभूषा। तीसरा, जो ओल्ड व्यक्ति है ना, वो हमेशा एक जगह पे रहना चाहता है, वो अकेलापन चाहता है, मूवमेंट नहीं चाहता, वो लोगों से मिलना नहीं चाहता। और जो सीनियर है ना, वो सबसे मिलना चाहता है, वो सबसे मिलना चाहता है, सबसे बात करना चाहता है। मेरे फादर दुर्गा कॉलेज के प्रोफेसर है, 87 उनकी एज है। उनका एक प्रोफेसर्स का ग्रुप है, उन लोग हर महीने एक प्रोफेसर पार्टी देते हैं और सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनका नियम बन गया है कि इसी बहाने हम लोग गपशप करेंगे। मतलब वहां पर क्या तो लॉजिकल बातें तो क्या ही होंगी वहां पर। बोले अब हम लोग उम्र के पड़ाव में यहाँ बैठ करके अपने बच्चों की बुराई तो करेंगे नहीं कि मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे बेटी ने वो कर दिया। बोले हम लोग गपशप करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और हर महीने ये करते हैं ताकि हम सीनियर बने रहें भैया, ओल्ड एज नहीं पे जाए। अच्छा है ना कंसेप्ट? इट गिव्स अस लर्निंग। अब वापस आते हैं इमोशनल कंसेप्ट पे। तो ये इमोशंस, ना हमें शांति मिल रही ना हमें संतुष्टि मिल रही, तो क्या मिल जाए? ये भगवत गीता में स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, अर्थात इक्विलिब्रियम इन सक्सेस एंड फेलियर्स। देखिए आज तक किसी व्यक्ति का जीवन हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहा है या किसी व्यक्ति का जीवन हमेशा फेलियर नहीं रहा है। रहा है क्या? मारवन अट्टापट्टू को देख लीजिए, ये नाम सुना है आपने? ये खेलने गए टेस्ट क्रिकेट श्रीलंका की तरफ से, बड़े प्रयास से पहुंचे, पहले टेस्ट में 0, पहले इनिंग में 0, दूसरे इनिंग में 0, ठीक। फिर दूसरा बार टेस्ट खेलने गए, फिर 0, फिर 0। टीम वाले ने भगाया, बोले आना मत दोबारा। 3 साल तक प्रैक्टिस किए, घर वाले बोले बिजनेस कर लो, वो माना नहीं, बोले नहीं मैं तो क्रिकेट ही खेलूंगा। फिर 3 साल के अथक अभ्यास प्रयास के बाद वो पहुंचे खेलने, पहले इनिंग में फिर 0, दूसरे इनिंग में 1 रन। टीम वाले बोले अब तो दोबारा आना मत। 5 साल फिर लगाए। मेंटल परसिवरेंस की भी क्या बात है। 5 साल बाद आए और फिर आए, फिर 0। इतना पेशेंस तो नहीं रख सकता कोई। वो वापस गए, फिर आए, पढ़ लीजिएगा गूगल पे, उनकी स्टोरी भी है, डली हुई है। और फिर जब वापस आए तो ही वॉज द वन हु कुड स्कोर डबल सेंचुरीज। ही बिकेम द कैप्टन ऑफ श्रीलंकन टीम एंड नाउ एट प्रेजेंट ही इज अ कोच ऑफ श्रीलंकन टीम। तो ये परसिवियरेंस है, ये इमोशनल स्ट्रेंथ है कि आपने सोच लिया कि आपने करना है इक्विलिब्रियम इन सक्सेस एंड फेलियर्स। यही समत्वम हमको चाहिए बस। वी व्हाट वी वांट, हम योग करके हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, समत्वम। आज मेरी किसी ने बहुत निंदा की, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेरी निंदा की, मैं दुखी बैठा हुआ हूं। किसी ने मेरी बहुत प्रशंसा की, मैं बड़ा प्रसन्न घूम रहा हूं। ये दोनों ही चीजें नहीं चाहिए। ना मुझे प्रसन्न रहना है, ना मुझे दुखी रहना है। मेरे को ये क्या करना है? मेरे जीवन का एक नियम, अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ करना है। उदाहरण, किसी ने मुझे कहा कि यहाँ झाड़ू लगा दो, मैंने उठाया झाड़ू, थोड़ा सा मार दिया इधर उधर और फिर छोड़ के चला गया। दूसरी तरफ फिर मुझे बोला गया झाड़ू लगाने, तो मैंने बड़े अच्छे से झाड़ू लगाया। उस सारे कचरे को मैंने एक जगह कलेक्ट किया और प्रॉपरली डिस्पोज कर दिया। अब बताइए दोनों में से कौन सा कर्म बेहतर है? सेकंड नंबर पर। तो बोल रहे हैं कर्म योग में जब जहां हो, जो कर रहे हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो, वही कर्म योग है। और हम सभी को यही करना है। मैं जहां पर खड़ा हो जाऊं, बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि सबका जीवन बेहतर बन जाए, सब स्वस्थ रहना सीख जाए। तो मैं अपने इस कार्य को अच्छे से करूं।
तो समत्वम, तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप इमोशंस को हैंडल कर पाओ, तो आपको, जब आप योग अभ्यास करोगे ना, आसन करोगे, तो आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा, क्योंकि कठिन परिस्थिति में रहने से और मुस्कुराने से आपके अंदर पेशेंस आता है। और धीरे धीरे उसी श्लोक में कहा गया, जब महर्षि पतंजलि ने परिभाषा लिखी तो कहा कि स्थिरम सुखम आसनम। उसके ऊपर के स्टेज में गया तो उन्होंने कहा कि तस्मिन उन्होंने कहा प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम। उन्होंने कहा कि अफर्ट से अफर्टलेस बन जाइए, आसन करने में अफर्ट नहीं लगनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा तीसरी चीज, ततो द्वंद अनाभिघाता, अर्थात हमारे अंदर की ड्युअलिटीज समाप्त हो जाती है। ये ड्युअलिटीज क्या, अच्छा बुरा, सही गलत। और सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इमोशन हमें अफेक्ट करता है वो है एंगर और दूसरा ईर्ष्या। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं। ईर्ष्या के लिए क्या कहा जाता है? ईर्ष्या के लिए कहा जाता है कि ईर्ष्या प्रेम की निशानी नहीं है। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है तो वो प्रेम की निशानी नहीं है। ईर्ष्या के लिए कहा गया कि ये लो सेल्फ एस्टीम की निशानी है। जिस व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा उसे दूसरे से ईर्ष्या होगी। इलाज क्या है? अपने वैल्यू को, अपने कर्मों को इंप्रूव करो। तो भावनाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन जो शरीर और प्राण को जोड़ने की व्यवस्था है ना, उसे करिए। भावनाएं दो ही तरीके से कंट्रोल हो सकती है, ये कबीरदास जी ने भी कहा था। वो कहा या तो ईश्वर से जुड़ो तो भावनाएं आपकी नियंत्रित होंगी, या फिर जो भगवत गीता कहती है कि योग से जुड़ो। अब जब हमारा शरीर, प्राण और मन संतुलित हो जाए तो चौथी आती है बुद्धि। बुद्धि को हमेशा निर्णय लेना है। कैसा निर्णय लेना है? आप एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर आप 2 दिन से भूखे हैं और आपको कहीं से भोजन मिला और आप खाने ही वाले थे कि कोई और व्यक्ति वहां आ गया और उसने बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे? आधा दे देंगे। आधा उसने खा लिया और बोला अभी भी भूख नहीं मिटी और दे चाहिए, तो अब तक अपन भी खा लिया होंगे। पर अब कुछ नहीं हो सकता। ये था एक तरह का हाफ शेयरिंग मेथड। बट अगर इसको दूसरे 2 सिनेरियोज में देखें, 2 सिनेरियोज में, एक आपने पूरा दे दिया, एक आपने कुछ भी नहीं दिया। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप तो स्वयं तृप्त हो जाएंगे, बट जब रात में सोने जाएंगे तब आपके मन में गिल्ट होगा, यही आत्मा को दुख होगा। और सपोज आपने पूरा दे दिया तो रात में जब सोने जाएंगे तो क्या आएगा? खाए नहीं, शरीर तृप्त नहीं है, पर मन को सेटिस्फेक्शन होगा। तो आपके वो सारे कर्म जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, नॉट फिजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर हमने डोपामिन की पहले ही बात कर ली, वो सारी चीजें जो अंत में हमें अच्छा अनुभव करा रही हैं और वो सारी चीजें जो बाद में हमें पीड़ा दे रही हैं, कोई भी हमारा एक्शन, लाइफ इज सम टोटल ऑफ दोज एक्शंस। आइदर, इसलिए बुढ़ापा आते आते व्यक्ति ज्यादा पुरानी बातों को करने लगता है, नेगेटिव बातों को करता है, पुराने अपने संस्करणों को दोहराता रहता है, बार बार उन्हीं बातों को बार बार दोहराता है। अगर हम और आप चाहते हैं कि हम सीनियर बने, ना कि ओल्ड, तो हमको योग करते रहना है, क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति, उसके विचारधारा हमेशा बेहतर नजर आएगी। और इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र करबद्ध निवेदन है कि अगर आप योग नहीं करते हैं तो आप उसे करना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं 20 मिनट का सेगमेंट आपको बना के भेजूंगा, उसको देख करके आप कर सकते हैं। फिर भी लगे कि आपको करना ही है तो हम एक फिजिकल प्रैक्टिस सेशन भी कर सकते हैं। उस फिजिकल प्रैक्टिस सेशन में वो सारी चीजें हम सीख सकते हैं जो हमें नित्य अपने जीवन में करनी चाहिए। एज ए टीचर हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। तो आशा है ये
5 कोष जिस पे हमने बातें की उसको आप समझ पाए होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरा ये व्याख्यान, मेरा ये उद्बोधन बोरिंग नहीं हुआ होगा, और आपकी आंखों को खोलने के लिए और बेहतर जीवन को पाने के लिए कुछ अपना योगदान दे पाएगा। अब मैं सेशन ओपन करता हूं, अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम क्लोज कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रतिभागी जो भी आपकी जिज्ञासा होगी, जो प्रश्न होंगे, आप पूछ सकते हैं। प्रश्न सादर आमंत्रित है। जी सर। क्या आप अपने समस्या को एक बार थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं? ऑप्टिक नर्व तो एक बहुत ब्रॉडर टर्म हुआ जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है। कुछ पर्टिकुलर समस्या जो है आप फेस करते हो, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, या इंट्राओकुलर प्रेशर का इंक्रीज होना, या अच्छे से नहीं दिखना? अच्छा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। कंप्लीट ऑप्टिक नर्व का कंप्रेशन है, ठीक है। और ये दोनों नर्व कंप्रेस्ड है, राइट लेफ्ट? राइट, एक नर्व कंप्रेस्ड है, ठीक है। कंप्रेशन के पीछे कोई ऐसा कारण जिसमें कुछ प्रेशर पड़ रहा हो, कुछ ग्रोथ या ऐसी कोई? बाय एक्सीडेंट, ओके, ठीक है। मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। बाय डिफॉल्ट पता नहीं भगवान ने ये ऐसी व्यवस्था की है हमारे जीवन में कि नर्वस सिस्टम ऐसा है कि एक बार डिजेनरेट हो जाए या नष्ट हो जाए तो वो रिजेनरेट नहीं हो सकता। ऑप्टिक नर्वस ऑप्टिक नर्व इज ए पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बड़े बड़े लोग एक बार नर्वस सिस्टम डैमेज होने पर रिकवर नहीं कर सकते। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका तो ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण से ऐसा हुआ है, तो फिर भी आप अपने दूसरे आंख को बेहतर बना सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरी आंख को बेहतर बनाने करके और उसका अकोमोडेशन इंप्रूव करने के लिए आप 3 प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। एक तो पहले आई एक्सरसाइजेस। आई एक्सरसाइज में हम अप डाउन ऊपर नीचे देखते हैं, सम 10 टाइम्स अप 10 टाइम्स डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। देन आंखों का रोटेशन सभी डायरेक्शन में। और अब आपको करना है डायगोनल मूवमेंट्स, डायगनली राइट अप लेफ्ट डाउन, और फिर लेफ्ट अप राइट डाउन, ठीक है। तो एक ऑप्टिक नर्व जो डैमेज है उसका रिकवरी मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में कोई नर्व रिजनरेट नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए जो लोग डायबिटिक्स हैं समझ जाइए, डायबिटिक्स हैं समझ जाइए, क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे आपके नर्व्स में जमा हो जाता है। और डायबिटिक्स के साथ एक टिपिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चलते चलते उनके पैर से चप्पल निकल जाती है, उनको पता भी नहीं चलता। उनके पैर में बड़ा सा कांटा चुभ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। हृदय घात, हार्ट अटैक में 30 हाथी छाती पे दौड़ रहे हैं ऐसा दर्द होता है। हार्ट अटैक में 30 हाथी के दौड़ने के बराबर का दर्द होता है। डायबिटिक पेशेंट्स को कुछ भी दर्द नहीं होता, साइलेंट एमआई बोलते हैं उसको। तो नर्व डैमेज, तो सर पहली प्रैक्टिस है आई एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिस है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योति त्राटक, जिसमें हम लोग कैंडल के फ्लेम को अंधेरे कमरे में रखकर उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसके 3 स्टेजेस होते हैं, गेजिंग, डीप फोकसिंग एंड डी फोकसिंग, ठीक है। तीसरी प्रैक्टिस जो कहा जाता है वो है रेगुलर आई वॉश। इसके लिए आप सिर्फ प्लेन वाटर से या फिर हल्का सा सलाइन वाटर से आप अपनी आंखों को सुबह के समय वॉश कर सकते हैं। और अगर आपको उससे इरिटेशन हो तो नमक की क्वांटिटी ज्यादा मत रखिएगा। या फिर आप नेति क्रिया होती है योग में, जिसको करने से हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो रीएक्टिवेट होता है। तो ये 3 मैं आपके दूसरी आंख के लिए बता सकता हूँ जो ऑप्टिक नर्व डैमेज है।
आई एम रियली सॉरी, हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। और कोई क्वेश्चन? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप होल्ड करें आसन को 8 काउंट्स, या फिर अभी ब्रीदिंग को कैसे गिनना है तो मैं बताता हूं। जब डीप ब्रीदिंग करते हैं ना हम लोग, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, वो 5 सेकेंड लेता है। हमें समय हमें घड़ी देखने की कभी जरूरत ही नहीं है। नॉर्मली एक मेल 1 मिनट में 18 बार सांस लेता है, और एक फीमेल 1 मिनट में 16 बार सांस लेती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग में हो रहा है। पर जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो 5 सेकेंड में होती है एक ब्रीदिंग, तो अब 60 सेकेंड में कितनी होगी? 12। ठीक है, तो आप सपोज आपने डिसाइड किया कि आप 6 ब्रेथ तक करेंगे, मतलब 30 सेकेंड हो गया। आपने डिसाइड किया अब हम 8 ब्रेथ करेंगे, तो वो 40 सेकेंड हो गया। टाइम का सुंदर फॉर्मूला बता रहा हूं कि कैसे डीप ब्रीदिंग में टाइम को हम बिना घड़ी देखे मैनेज कर सकते हैं। रही बात जो डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, वो बोन का एक के ऊपर एक आना है, जिसके पीछे कारण हमारा कंटिन्यूअस कैसे स्पेल करते हैं, दोनों ही तरीके से कुर्सी पे बैठकर पेल्विस को पीछे की तरफ छोड़ देना है। तो अगर आप अपने बैठते समय हिप को एंटीरियरली टिल्ट रखेंगे, जो कि नॉर्मल फीमेल पेल्विस रहती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम का रोज सॉल्यूशन कर रही होंगी। बिना किसी चिकित्सक के पास जाए, बिना किसी दर्द की दवाई खाए, आप अपनी समस्या का निदान कर रही होंगी। मैं बैठ के दिखा दूं एक बार जी। नॉर्मली लोग कुर्सी पे बैठते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, और उनके बैठने के तरीके में ये जो पेल्विस का हिस्सा है वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, यही कमर दर्द का मूल कारण है। अगर हम घर में टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, या अपने ऑफिस में अगर ऐसे रहते हैं, तो आप मान के चलिए आपका पेल्विस पूरा टिल्ट हो चुका है और आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। करेक्शन क्या है? करेक्शन है, बैठते समय जो मैंने उत्कट आसन की बात की थी ना, वो इसीलिए की थी। वो उत्कट आसन मेरे बैठने के तरीके को, हिप को रोटेट कराता है एंटीरियरली, और फिर मैं धीरे 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 बैठा। तो अब मेरा हिप क्या है, इवन ये गद्दीदार कुर्सी है, मैंने हिप को एंटीरियरली रोटेट करके रखा है और मैं ऐसा बैठा हुआ हूं। अब मेरे बैक पर कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है, पर जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा मेरे बैक पे स्ट्रेन आ जाए। अच्छा, ऐसे बैठूंगा तो मुझे बैक भी स्ट्रेट नहीं करना पड़ेगा, पर मैं ऐसा बैठूंगा तो मुझे बैक स्ट्रेट करने में तकलीफ का अनुभव होगा। तो इसलिए मेरे बैठने के तरीके में हमेशा हिप को एंटीरियरली रोटेट करना चाहिए। आपको एक बहुत खूबसूरत सी बात बताता हूं कि जो फीमेल पेल्विस होती है वो बाय डिफॉल्ट एंटीरियरली टिल्ट होती है, ताकि चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट कर सके। जो मेल पेल्विस होती है वो स्ट्रेट पेल्विस होती है। तो फीमेल पेल्विस सामने की तरफ, मेल पेल्विस स्ट्रेट। बट आज क्या हो रहा है, आज के बच्चे, मैं आज सुबह रेडियंट पे स्कूल के बच्चों के लिए सेशन ले रहा था, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स वे देयर। जब हम पैर सीधा करने के लिए बोलते हैं ना बैठ करके, तो उनकी बॉडी पीछे भाग जाती है। एंड द रीजन बीइंग चेयर पे बैठना और टिके रहना। और फीमेल्स तक की पेल्विस उल्टी घूम रही है, मेल पेल्विस बन रही है। फीमेल पेल्विस जो सामने होती थी अब वो ऐसी हो रही है, उसके कारण से चाइल्ड बर्थ अब नॉर्मल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये बैठना कितना एसेंशियल है, ये खड़े रहना कितना एसेंशियल है, इसका मूल्यांकन तो हम खुद ही कर लें। तो आप ये बैठना शुरू करिए। थोड़ा मुश्किल होगा इनिशियली, एवरीथिंग इज ए हैबिट बस, और आपका बैक रिलीज हो जाएगा और उन आसनों को आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि वो कोई भी कर सकता है। और कोई सवाल? साइनस, ठीक है। व्हाट आर साइनस? किसी को पता है साइनस क्या होता है? नहीं? साइनस को बता देता हूं। साइनस आर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बोले सर पहली बार सुन रहे हैं, साइनस आर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। साइनस होते हैं एयर स्पेसेस एट द बोन्स ऑफ द स्कल। एयर स्पेसेस एट द बोन्स ऑफ द स्कल। क्यों? ये भगवान ने इसलिए डिजाइन किया है
कि ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन चला गया तो उसको ठीक कर पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उसको एंसेफेलाइटिस कहते हैं। एंसेफेलाइटिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू बी ट्रीटेड इन दिस वर्ल्ड। तो ये कहा गया कि जैसे ही हम लोग को ज्यादा सर्दी रहती है तो यहाँ पर जो एयर स्पेसेस रहती है ना, यहाँ पर है, अंदर है, यहाँ पर पानी भर जाता है सर्दी ज्यादा रहती है तो, और पानी भरने के कारण वहां इन्फेक्शन हो जाता है और इसी कंडीशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। आइटिस वर्ड जैसे ऐड हुआ, इट इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, राइट। तो इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ? बिकॉज वहां पर पानी इकट्ठा है। ठीक, अब पानी क्यों इकट्ठा है? बिकॉज सर्दी खांसी है। सर्दी खांसी क्यों है? तो सर्दी खांसी इसलिए है कि जब लॉन्ग, दो कारण हो सकते हैं सर्दी खांसी के, एक तो एलर्जी, दूसरा हमारे लंग्स में इतना डस्ट जम जाता है कि बॉडी नेचुरली कफ बनाकर उसे निकालने की कोशिश करता है। अब हमारे लंग्स गद्दे तो है नहीं कि उठाए और पीटे तो पूरा डस्ट बाहर हो जाए, तो बॉडी बाय नेचुरल उस कफ को बनाता है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले तो उस कफ को निकलने देना पड़ेगा। और नेति क्रिया क्या करना चाहिए? आपको रात में सोते वक्त 2-2 बूंद गाय का घी डालना है, सुबह उठने के बाद फिर 2-2 बूंद गाय का घी डालना है, और उसके बाद जल नीति आपने अगर सुना होगा तो वो जल नीति को करना है। तो वो जल नीति धीरे धीरे आपको एंटी एलर्जिक बनाएगी, आपको होने वाला जो कफ फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। भोजन पे ध्यान देना पड़ेगा और फिर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सर एक ही तरह प्लीज खड़े होकर बताइए जो आप शुरू में बता रहे थे। ओके, ए स्टाइल में, ठीक है, आ जाइए। हाँ आ जाइए, मैं वहां जाऊं। ओके, ठीक है। हल्का सा टो इन और हील आउट, ए शेप, टो इन हील आउट। बट ये इतना विजिबल भी नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूं। आप खड़े रहते समय हल्का सा पैर ब्रॉडर बेस रख करके भी खड़े हो सकते हैं, तो अंदर थोड़ा सा भी रहेगा तो वो बॉडी वेट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, विशेषकर प्राचार्य महोदय सर को, कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया आप लोगों के बीच योग पर उद्बोधन देने के लिए। और आशा है आप अपने जीवन में योग रूपी इस विशुद्ध ज्ञान को किसी भी रूप प्रारूप में अपनाकर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम सभी की 4 जिम्मेदारियां हैं: खुद को स्वस्थ रखना, परिवार को बेहतर बनाना, अपने कर्मों को अच्छे से करना और समाज के लिए कुछ करना। ये हम अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू। हार्दिक धन्यवाद सर। आपने सहज ढंग से योग को शास्त्रीयता की परिभाषा से परे रखकर जो उसके जीवन में व्यवहारिक आयाम हो सकते थे, उन सब का अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हम सबके साथ अपने विचार साझा किए। और इस व्याख्यान की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये व्याख्यान कहीं पर भी पारिभाषिक शब्दावली के जंजाल में नहीं फंसा, बल्कि हमारे जीवन की जो हमारी सहज बातचीत की जो भाषा होती है, उसी भाषा में आपने उन सभी आयामों को उद्घाटित किया। मैं कृतज्ञता ज्ञापन के लिए डॉक्टर संगीता वाजपेयी मैम को सादर आमंत्रित करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि योग भारतीय विरासत की परंपरा है धन्य भारत वर्षवासी, धन्य भारत वर्ष है, सुरलोक से भी सर्वदा इसका अधिक उत्कर्ष है। आइए मैम। हेलो, सभी को नमस्कार। सॉफ्ट स्किल बेस्ड 7 डेज ये जो एफडीपी प्रोग्राम हुआ है उसका आज 5वां दिन है।
जिसमें हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर विवेक भारती। डॉक्टर विवेक भारती हमारे लिए नए नहीं हैं, वे हमेशा यहाँ आते रहे हैं और हमारे विद्यार्थियों को उनका उनके अनुभवों का लाभ मिलता रहा है। और मैं आज बहुत ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त कर रही हूँ कि आज योग दिवस पर आपसे ज्यादा सही, सुयोग्य और मुनासिब वक्ता नहीं हो सकता था। और आपने इतने सहज और सरल ढंग से अपनी बात कही। विटामिन B12 की जगह आपने Y12 के बारे में हमको बताया कि हम उस Y12 की सहायता से अपने जीवन की छोटी छोटी बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक अगर समृद्धि हम चाहते हैं तो जीवन शैली में हमको योग को जोड़ना ही होगा। योग शब्द ही है जुड़ने के लिए। योग मतलब आपने किया तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, इसीलिए शायद उसको योग कहा गया है। आपने ईटिंग हैबिट के बारे में बताया, उसके साथ जो है वो सरफेस अवेयरनेस के बारे में भी आपने बताया, और आपने जो फ्री टायर के बारे में बताया है। और अभी तो हम लोग अपने आप को थोड़ा सा यंग मानते हैं, पर क्योंकि दिल अभी यंग मानता है अपने आप को, और वैसे शरीर रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, तो हम हाँ सीनियरिटी की तरफ जा रहा है, तो हम फ्री टायर बनने की कोशिश करेंगे, ये हम सबका आपसे वादा है। और बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर हुआ, धन्यवाद देने का मौका मुझे मिला है, पर मुझे लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग हैं वो मन से आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि वो कुछ यहाँ से लेकर आज जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद मैं धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके कुशल मार्गदर्शन में ही ये कार्यक्रम सफल हो सका है। उसके साथ हमारे जितने भी ऑनलाइन जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन में 100 के ऊपर जो है हमको दिखाई देता है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है और हम अगले FTP के लिए सोचने लगते हैं, और उससे कम होता है तो उत्साह थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए आप लोग जुड़े रहें और इसका लाभ उठाएं। और ऑफलाइन तो लोगों को तो धन्यवाद बनता ही है, क्योंकि आपकी उपस्थिति से ही यहाँ पर वक्ता बोल पाते हैं। इसके साथ हमारे जो टेक्निकल टीम के जो सदस्य हैं युवराज और कोमल, जिनके उपस्थिति से हम बहुत ही सरलता से ये वर्कशॉप को कर पा रहे हैं। इसके साथ हमारी जो टीम है जिसमें संतोष हमारे महाविद्यालय के इलेक्ट्रीशियन है, इसके अलावा रेवाराम और बंटी, जिनके कारण जो है वो ये सारी व्यवस्थाएं हो पाती हैं। और स्वल्पाहार समिति में मैं वर्षा, किरण और जो भी इनके सहयोगी हैं, जो हमारे आते साथ हमारे जो वक्ता हैं उनको चाय नाश्ता कराकर थोड़ा सा खुश कर पाते हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। कैंटीन समिति के सदस्यों को भी धन्यवाद देती हूँ, जो अभी हमको चाय पिलाएंगे बाहर, जिसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं। और सर एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि आज जो है हम लोगों ने योग किया भी है और योग सुना भी है, तो हम लोगों के चेहरे पे थोड़ा चमक आपको दिखाई दे रही है, और ये चमक बनी रहे, ये कोशिश रहेगी हम लोगों की। तो सभी को धन्यवाद। आप सब चाय के लिए सादर आमंत्रित हैं, और पुनः धन्यवाद भारती सर।